Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। अब तक हम एविडेंस एक्ट और आईपीसी कर चुके हैं। अभी तक बहुत से लोगों का ये कंसर्न था कि जब पुराने लॉ की जगह नया लॉ आ चुका है तो हम पुराने लॉज क्यों पढ़ें। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जिस्ट है वो सेम है। सेकंड, कि जो भी अब तक नोटिफिकेशंस आई हैं किसी में भी नया सिलेबस नहीं आया है। जो अब तक भी आपसे पूछा जा रहा है वो पुराने लॉज से ही पूछा जा रहा है, तो पुराना लॉज तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अभी रिसेंटली हायर जुडिशरी की वैकेंसी आउट हुई है, आई थिंक राजस्थान हायर जुडिशरी की वैकेंसी, जिसमें कि पुराना लॉ ही पूछा जा रहा है सिलेबस में। तब तक नया लॉ हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये प्रैक्टिस के लिए, प्रोसीजर के लिए नया लॉ आ चुका है, पर आप जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे वो अभी पुराना लॉ ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। उससे पहले कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज या फिर लीगल ड्राफ्टिंग, जजमेंट राइटिंग परचेज़ करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 80 तक कवर कर चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। इन केस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट अ प्लेस वेयर अ कॉरपोरेशन हैज़ अ सबऑर्डिनेट ऑफिस, द कॉरपोरेशन इज़ डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस। यानी कि जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो सबऑर्डिनेट प्लेस पर अराइज हुआ है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। एक मिनट मैं आपके सामने और ऑप्शन लेकर आती हूँ। इट्स प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिस। देखिए सबऑर्डिनेट ऑफिस में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है और प्रिंसिपल ऑफिस हमारा हमेशा ही रहता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82 पे। इन एवरी प्लेंट अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी फैक्ट शुड बी प्रूव्ड बाय। कैसे फैक्ट्स प्रूव किए जाते हैं? 26 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है बाय एफिडेविट्स। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 समवन टू डिफेंडेंट टू बी सर्व्ड ऑन सच डेट नॉट बियॉन्ड 30 days। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द कोर्ट में इम्पोज अ फाइन फॉर डिफॉल्ट अपॉन अ पर्सन रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 30B of CPC and such fine as per 32C not exceeds। कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये? 5000। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। स्पेसिफिकली सेक्शन में मेंशन किया हुआ है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 39 क्लोज 4 of CPC the court passing the decree is authorized to execute such decree against any person outside local limits of its jurisdiction, authorized to execute such decree against any property outside the local jurisdiction, ईदर या फिर नीदर, यानी या ये दोनों हैं या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई भी नहीं। अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाएगी कोर्ट, अगर उसकी लिमिट से बाहर है तो डिक्री को उस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अ प्राइवेट ट्रांसफ़र और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सेक्शन 64 क्लोज 2 शैल नॉट बी वॉइड इफ made in pursuance of any contract for such transfer or delivery entered into registered before attachment। made in pursuance shall not be void। void कब नहीं होगा? पहले हुआ नहीं होगा। made in pursuance of any contract for such transfer entered into after attachment तो ये void होगा। made in pursuance of any contract or such transfer entered into before attachment but registered after attachment। देखिए इस केस में ऑप्शन नंबर 1 है वो ही करेक्ट होगा। इस केस में ये void नहीं होगी। अदरवाइज एक बार अटैचमेंट हो गई उसके बाद आपका कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी पे, आप उसको एलिनिएट या सेल नहीं कर सकते हैं। द कोर्ट अंडर सेक्शन 89(1) ऑफ CPC कैन रेफर द डिस्प्यूट्स फॉर। किसके लिए रेफर कर सकती हैं ये? आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत और मीडिएशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, द कोर्ट कैन अवॉर्ड कॉम्पनसेशन अगेंस्ट प्लेंटिफ अंडर सेक्शन 95 ऑफ CPC नॉट एक्सीडिंग। कितना कॉम्पनसेशन लगा सकती है?
50,000 है, नॉट एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ पेकेंडरी जुरिस्डिक्शन, तो अपनी लिमिट को और 50,000 को ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next, question number 89. Under section 100A of CPC, where any appeal from an original or appellate decree or order is heard and decided by a single judge of a high court, no further appeal shall lie from the judgment or decree of such single judge. Next, फर्दर अपील शेल लाई नहीं हो सकती, फर्दर अपील शेल लाई नहीं हो सकती, फर्दर अपील शेल लाई नहीं हो सकती, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 100A में क्लियर लिखा हुआ है नो फर्दर अपील। सेकेंड, अपील शेल नॉट लाई फ्रॉम एनी डिक्री प्रोवाइडेड अंडर 102, जिसका पेकेंडरी जुरिस्डिक्शन अगर 25,000 तक है तो उसकी कोई सेकेंड अपील नहीं होगी। ठीक है। A revision under section 115 shall not operate as stay of suit or other proceeding before the court except where such suit or other proceeding is stayed by High Court, Supreme Court या फिर Appellate Court या फिर District Court Session Judge। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? हाई कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, द कोर्ट शैल एनलार्ज दी 148 में, देखिए हम दो सेक्शन में कंफ्यूज होते हैं, 148 एंड 148A। 148 इज़ के कोई टाइम दिया हुआ है और कोर्ट फिर भी उसको एक्सटेंड कर सकती है, तो 30 दिन तक और कर सकती है। 148A इज़ अबाउट कैविएट, जो कि 90 डेज़ के लिए होती है। तो यहाँ पूछा है 148, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 डेज़। ठीक है, इसको आप मतलब इस कॉन्सेप्ट को तो ध्यान में रख लो, ये हमेशा ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाने लगा है। Next, question number 93. Under order 4, rule 1, sub rule 1 of CPC, a suit shall institute when a plaintiff is presented to the court, plaint in duplicate is presented to the court, plaint in triplicate। देखिए plaint हमेशा duplicate में आता है, एक कोर्ट की कॉपी होती है और एक पार्टी की। Next, 94. A defendant under order 5, rule 1, sub rule 1 of CPC is required to appear, answer the claim and फाइल रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट कितने दिन में फाइल करनी होती है उसको? 30 डेज़ में फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 डेज, द डिफेंडेंट कैन बी अलाउड टू फाइल द सेम ऑन सच अदर स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डिंग इन। देखिए ये ऐसा होता है, समन से पहले 30 डेज़ मिलते हैं और फिर समन से टोटल 90 डेज़ मिलते हैं। तो अब इन्होंने ऑप्शन पढ़ेंगे फ्रॉम द सर्विस, डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन है, तो सर्विस ऑफ समन से अगर टाइम को एक्सटेंड कर दें तो 90 डेज़ वाला बेस्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96। समन टू द डिफेंडेंट अंडर ऑर्डर 5, रूल 9, sub rule 1 of CPC can be delivered for the purpose of serving the same on the defendant to a courier service as approved by the defendant, approved by the court या फिर plaintiff। तो ये कोर्ट अप्रूव करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। अंडर सेक्शन 32 ऑफ CPC, to compel the attendance of a person to whom the summon has been issued under section 30, the court is empowered to issue warrant for his arrest, अटैच और सेल हिज प्रॉपर्टी, इम्पोज अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000। तो ये सभी कर सकती है कोर्ट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 98 नाउ, अंडर ऑर्डर 6 रूल 17, एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग द कोर्ट कैन अलाउ टू अल्टर और अमेंड द प्लीडिंग ईदर पार्टी, प्लेंटिफ ओनली या फिर डिफेंडेंट। तो ये दोनों पार्टी को जो एप्लीकेशन लगाएगा और कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट अमेंडमेंट के लिए अलाउ करेगी। Next question, question number 99. The expenses for the service of summon to defendant have to be borne under order 5, rule 9, sub rule 3 of CPC by expenses summon के कौन बियर करेगा? प्लेंटिफ बियर करेगा। प्लेंटिफ नहीं तो भिजवाएंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट अंडर ऑर्डर 7, रूल 11E ऑफ CPC if it is not filed in डुप्लीकेट। अगर डुप्लीकेट में नहीं आया है तो कोर्ट कैन रिजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।